Hello everyone, welcome to the video lecture series of integrated circuit, and this is lecture number 10. We were doing linear applications of IC op-amp, and in the last lecture we have seen the working of voltage follower or unity gain buffer. Today we will see op-amp as a differentiator. So op-amp as a differentiator means op-amp का circuit जो एक differentiator की तरह काम करेगा, मतलब जो ये circuit होगा इसका जो output होगा वो क्या होगा? Output will be equal to the differentiation of the input. So we will see that. Okay, so this is the circuit for op-amp as a differentiator. The circuit produces an output voltage that is proportional to the time derivative input voltage. मतलब जो आप इसका आउटपुट होगा वो टाइम डेरिवेटिव होगा इनपुट वोल्टेज का. ऑब्वियसली डिफरेंशिएटर है तो डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज ही प्रोवाइड करेगा. दैट इज व्हाई इसे हम डिफरेंशिएटर बोलते हैं. सो देयर इज नो चेंज इन दिस op-amp सर्किट. अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये हमारा सिंपल एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट है. इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में जो हमारी सर्किटरी थी, यू कैन चेक दी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वीडियो. उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ कैपेसिटेंस की जगह एक रेजिस्टेंस हमने लगाया था, बाकी पूरा सर्किट हमारा सेम था. हमने जस्ट डिफरेंशिएटर को डिजाइन करने के लिए उस रेजिस्टर की जगह हमने कैपेसिटर को यूज किया है, दैट्स इट. बाकी पूरा सर्किट हमारा सेम है. तो दिस इज माय op-amp विद इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल. नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हमारा ग्राउंडेड है. इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हमने इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड किया है. दैट मीन्स हमें जो आउटपुट मिलेगी वो इन्वर्टेड मिलनी चाहिए, राइट. एक कैपेसिटेंस है एज ए इनपुट एंड फीडबैक कंपोनेंट में हमारे पास एक रेजिस्टेंस है RF. देन वी हैव टू नोड्स, नोड 1 एंड नोड 2. नोड 1 का जो पोटेंशियल है इट इज V1, नोड 2 का जो पोटेंशियल है इट इज V2. बट also we can see that कि node 2 का potential जो V2 है वो 0 के इक्वल होगा. Why? Because node 2 is grounded. ये ग्राउंड कर रखी है तो इसका पोटेंशियल क्या होगा? 0. Also the current across the capacitor is I1, whereas the current across this resistance RF is I2. जब हम इसके एनालिसिस करेंगे तो वी विल कंसिडर कि हमारा ये जो op-amp है ये एक आइडियल op-amp है, और जब हम इसे आइडियल op-amp मानेंगे तो वी नो दैट दिस गेन विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी, बिकॉज ये गेन हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा. अगर ये गेन इन्फिनिटी है और अगर ये आइडियल op-amp है, दैट मीन्स रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस इज वेरी हाई. और अगर इनपुट रेजिस्टेंस हाई है इट मीन्स इनपुट करंट टू दिस op-amp इज 0. ये करंट जो है इस op-amp में ये भी 0 हो जाएगा. दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर I3 इज इक्वल टू 0. Right, so let us see the analysis part. Okay, so analysis के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम assume करेंगे that ये op-amp क्या है? एक ideal op-amp है. रेजिस्टेंस इसका इनफाइनाइट होगा. अगर इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो इनपुट करंट 0 हो गया. दैट इज व्हाई यहाँ I3 इज इक्वल टू 0 लिखा है, और यहाँ जो करंट होगा ये भी 0 हो जाएगा. अब अगर हमें इस सर्किट का आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल नोड 1 पर हम KCL अप्लाई करेंगे. KCL means Kirchhoff current law, and it states that कि all the incoming current is equal to all the outgoing current. तो एक नोड 1 पर अगर हम KCL अप्लाई करते हैं तो इनकमिंग करंट है I1, आउटगोइंग करंट है I2 एंड I3. सो इक्वेशन विल बी I1 is equal to I2 plus I3. बट हमें पता है कि op-amp आइडियल होने की वजह से जो इनपुट करंट है इस op-amp का वो 0 है, तो I3 हमारा हो गया 0. तो I3 0 हो गया, तो इक्वेशन क्या रह गई? इक्वेशन विल बी इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2. अब हमें क्या करना है? नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यूज फॉर I1 एंड I2. हमें करंट की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, राइट. वी ऑलरेडी नो कि करंट अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस है तो उसकी वैल्यू V/R होती है. सो करंट कैपेसिटर के अक्रॉस क्या है उसकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए. सो आई हैव रिटन हियर कि करंट अक्रॉस अ कैपेसिटर इज रिप्रेजेंटेड एज dq/dt. Q is the charge, dq/dt, where Q is equal to C into V, where C is the capacitor and V is the voltage. So ये मैंने क्यों मेंशन किया? बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज करंट हमारा V/R होता है. सो यू ऑल्सो नो दैट कि कैपेसिटर के अक्रॉस हमारी वोल्टेज क्या होनी चाहिए, हमारा करंट क्या होना चाहिए. सो करंट इज dq/dt, और इट कैन बी रिटन एज C d into dV/dt, where C is the capacitance, V is the voltage. ठीक है. अब अगर हमें I1 और I2 की वैल्यूज को निकालना है, क्यों निकालना है? क्योंकि मुझे I1 इज इक्वल टू I2 जो ये इक्वेशन हमारी बन के आई है इसे मुझे कैलकुलेट करना है. इसे कैलकुलेट करने के लिए आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर I1 एंड I2.
अब I1 जो है वो क्या है, I1 करंट है इस नोड से लेके जहां का पोटेंशियल V इन है और V1 नोड तक, जो नोड 1 है जिसका पोटेंशियल V1 है, यहाँ तक I1 करंट फ्लो कर रहा है। तो इक्वेशन क्या होगी, जो ये करंट है ये कैपेसिटर के अक्रॉस है, कैपेसिटर के अक्रॉस जो इक्वेशन होती है वो ये हो जाती है। सो आपकी इक्वेशन क्या होगी, I1 इज इक्वल टू C d बाई dt और वोल्टेज क्या रहेगा V in माइनस V1। सो यहाँ पर आ गया, जहां पर ये हमारा वोल्टेज था V, उसकी जगह हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आ जाएगा, जो कि क्या है V in माइनस V1। सो ये आ गया V in माइनस V1। सो ये हो गया हमारा I1 की वैल्यू। देन I2 की वैल्यू तो सिंपल है, रेजिस्टर के क्रॉस है तो इट विल बी इक्वल टू V1 माइनस V0 अपॉन RF। सो यहाँ आ गया V1 माइनस V0 अपॉन RF। Now we know that I1 is equal to I2, so इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वल कर देंगे। इक्वल करके हमने जब इसे लिखा है तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, C into d by dt of V in minus V1 and it is equal to V1 minus V0 upon RF। हमारी नीड क्या है, we need to calculate the value for V0। Remember that कि हमें V0 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। All right, so we know that कि V2 की वैल्यू 0 है, क्यों, क्योंकि V2 जो है वो ग्राउंडेड है ऑलरेडी, इस टर्मिनल नोड 2 है ये हमारी ग्राउंडेड है, तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है V2 वो 0 होगा। एंड वी ऑल्सो नो दैट प्रॉपर्टी ऑफ ओपैम्प सेज दैट कि दोनों टर्मिनल्स पर सेम पोटेंशियल मेंटेन रहना चाहिए बिकॉज ऑफ द वर्चुअली शॉर्ट। अगर ये वर्चुअली शॉर्ट है तो दोनों टर्मिनल्स पर सेम पोटेंशियल होना चाहिए, और अगर सेम पोटेंशियल है तो दैट मीन्स अगर नोड 2 पर पोटेंशियल 0 है तो नोड 1 पर भी पोटेंशियल 0 होना चाहिए। सो इट मीन्स V2 अगर 0 है तो V1 भी 0 होना चाहिए। सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर by the virtual ground concept V2 is equal to 0, therefore V1 भी 0 हो गया virtual ground concept के according। क्योंकि virtual ground क्या कहता है कि अगर एक टर्मिनल ग्राउंडेड है तो दूसरा टर्मिनल भी virtually grounded हो जाएगा। so V1 भी हमारा 0 हो गया। अब ये वैल्यू V1 की 0 अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो मेरे पास इक्वेशन और सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो जब मैंने यहाँ पर V1 की वैल्यू को 0 पुट किया तो मेरे पास क्या इक्वेशन आ गई, C डेरिवेटिव ऑफ Vn माइनस इज इक्वल टू माइनस V0 ऑफ RF। मुझे कैलकुलेट क्या करना था, मुझे तो आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करनी है। सो आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए आप सिंपली इस RF को इक्वल्स टू के इधर मल्टीप्लाई कर दोगे। सो हमारी आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन क्या आ जाएगी, आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ RF इनटू कैपेसिटेंस C डेरिवेटिव ऑफ इनपुट वोल्टेज। सो यहाँ से हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि जो हमारी आउटपुट वोल्टेज है इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ इनपुट वोल्टेज। R एंड C जो है वो क्या है, हमारे रेजिस्टर एंड कैपेसिटर की वैल्यू है। जो फीडबैक कंपोनेंट लगा रखा था हमने वो, और जो कैपेसिटर है वो, ठीक है। सो आउटपुट वोल्टेज डिनोट्स दैट इट इज डायरेक्टली द डिफरेंशिएशन ऑफ इनपुट वोल्टेज, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डिफरेंशिएटर। इसी वजह से इस सर्किट को हम डिफरेंशिएटर बोलते हैं। यहाँ पर यू कैन सी एक नेगेटिव साइन आ रहा है। इस नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, इस नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि जो हमने इनपुट वोल्टेज अप्लाई की थी वो हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई की थी। सो जो उसकी वेव फॉर्म आएगी वो 180 डिग्री फेज शिफ्टेड आएगी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट differentiator circuit. In next lecture we will see op-amp as an integrator. If you have any query you can post in the comment box. Thank you so much.